बेबी एक गरीब घर की लड़की थी। वो और उसकी दादी एक छोटे से तंबू में रहते थे। माँ का देहांत हुआ था और पिता शराबी थे। दादी माचिस की तीलियां बनाती, जिन्हें बेचकर बेबी पैसे कमाती थी। यूं ही उनका घर चलता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शराबी पिता शराब पीकर घर आया। अरे अब बढ़िया, पीने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? उस मासूम बेबी के कुछ तीलियों के बेचने पर थोड़े से पैसे आते हैं, जिनसे बड़ी मुश्किल से घर चला पाती हूँ मैं। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मुश्किल से महीने में एक बार घर आता हूँ और थोड़े से पैसे मांगता हूँ। तुम्हारे मना करने से मैं चुप थोड़ी रहूंगा। उस बेवड़े बेटे ने घर का सारा सामान तितर बितर कर बिखेर दिया। पूरा घर छान मारा पर उसे 1 रुपए भी नहीं मिले। माचिस की तीलियों के डब्बे मिले। घर में सिर्फ माचिस की तीलियों के सिवा कुछ नहीं है। भड़के हुए बेटे ने माचिस की तीली जलाकर तंबू में डाल दी। एक से एक माचिस की तीलियों को लग सारा तंबू जल गया। ये देख बेचारी बूढ़ी माँ चिल्लाने लगी, हाय कोई मेरे घर का बचा लो, मेरा तंबू जल गया, कोई मेरे जलते तंबू को बचा लो। माँ मदद की गुहार लगा रही थी और बेटा देखकर बोला, अब समझ में आया ना मेरी मदद ना करने पर क्या हो सकता है। ये कहकर बेटा लढ़कते कदमों से वहाँ से लौट गया। माँ बेचारी जोर जोर से रोती रही। कुछ देर बाद बेबी लौटी। आग लगे तंबू को देख हैरान रह गई। उसने पानी डालकर उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तंबू पूरी तरह से जल चुका था। बेटा बेबी, ये सब तुम्हारे बाबूजी का किया धरा है। बोलो बेटा, अब हम क्या करेंगे? शाम होते ही सर्द बढ़ने लगेगी। मैं तो जल्दी ही चल बसूंगी। मैं भले मर जाऊं, मुझे मेरी चिंता नहीं है बेटा, पर तुम अकेली पड़ जाओगी। मुझे तुम्हारी चिंता है। दादी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सर्दी से तुम्हें मैं बचाऊंगी। देखते ही देखते आंखों के सामने उनका तंबू जलकर खाक हो गया। बेबी और उसकी दादी के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने उस जगह की सफाई कर ली। अब वो जगह एकदम से खाली हो चुकी थी, जहाँ उन्हें गुजारा करना था। दादी माँ, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। बेबी गांव में गली गली घूमकर, माई आपके पास पुरानी चादर, रजाई या कोई कपड़ा हो तो दे दीजिए, आपका आभार रहेगा। यूँ सभी से भीख मांग मांग कर वो कपड़े लेकर आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ठंड बढ़ रही थी और दादी उस सर्द में थरथरा रही थी। बेबी ने तुरंत अपने साथ लाए हुए चद्दर रजाई दादी माँ के ऊपर ओढ़ दिए और गर्माहट के लिए कुछ लकड़ियाँ जलाई। दोनों ने हाथ सेक कर जैसे तैसे रात बिताई। यूं ही कई दिन बीते। कभी कभार शराबी पिता आया करता और पैसों के लिए उन्हें खूब सताता। ये सब देख बेबी बोली, दादी माँ, अब हमारा यहाँ रहने का क्या फायदा? अब तो हमारा यहाँ पर घर भी नहीं। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सड़क के किसी किनारे छोटा सा तंबू लगाकर हम माचिस की तीलियां बनाकर बेचेंगे। हम ऐसे चले जाएंगे कि बाबूजी को हमारा पता भी न लगे। हम इस तरह तो खुशी से रह पाएंगे दादी माँ, चलो। यूँ दादी को मनाकर बेबी उन्हें कहीं दूर लेकर गई। उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था और आसपास बहुत खुली जगह थी। बेबी ने सोचा कि वो जगह घर बनाने के लिए सही होगा। बेबी आस पड़ोस के घरों में गई और उनसे मांग कर कुछ कपड़े लेकर आई। बेबी ने अपने लिए तंबू बना लिया। फिर दादी और बेबी उसी तंबू में रहने लगे। रात के समय सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाकर हाथ सेकते। कुछ दिन बीते। बेबी ने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठा किए, जिससे उसने माचिस के तीलियों के लिए सारी सामग्री इकट्ठा की और फिर से वो व्यापार शुरू किया। इस तरह बेबी ने फिर से अपनी दादी के साथ मिलकर माचिस के तीलियों का व्यापार शुरू किया और उन्हें बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाने लगी। हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी पोती को कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। इस उम्र में इसने घर खड़ा किया, व्यापार शुरू किया, 4 पैसे कमाकर हम दोनों का पेट भर रही है। ऐसी जिंदगी किसी दुश्मन की भी ना हो। ना जाने ऊपर वाला अच्छे दिन कब दिखाएगा।
अच्छे समय की आस में बेबी माचिस का व्यापार करती ही रही। बरसों पहले रामपुर नाम के गांव में सीताराम और राजेश्वरी नाम के पति पत्नी रहते थे। बेबी नाम की उनकी एक बेटी थी। सीताराम उस गांव का बहुत धनी आदमी था, इसलिए गांव में जब भी कोई मुसीबत में होता वो मदद के लिए सीताराम के पास ही आया करता था। सीताराम स्वभाव का बहुत अच्छा था, इसलिए वो सभी मुसीबत में रहे लोगों की मदद किया करता था। एक दिन सीताराम के पास दो भाई आए। सीताराम जी, मेरी समस्या आप ही सुलझा सकते हो। मेरा भाई मेरी खेती हड़पना चाहता है। नहीं सीताराम जी, ये गलत कह रहे हैं। बाबूजी ने जाने से पहले मुझे दिया था। इस पर सीताराम बोले, ठीक है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। आप दोनों में जो छोटा है वो पहले मुझसे ये कहे कि आखिर बात क्या है। फिर उन दोनों भाइयों में छोटे ने सामने आकर कहा, देखिए सीताराम जी, मेरे पिता के दो संतान थे, एक तो मैं और ये मेरे भाई साहब। मेरे पिता की 2 एकड़ की जमीन थी। हाल ही में पिता का देहांत हुआ तो उनकी जमीन का एक हिस्सा कायदे से मेरा होगा ना। मैंने बस वही हिस्सा मांगा। अब बड़े भैया आप बताओ बात क्या है। सीताराम के पूछने पर बड़े भाई ने कहा, जो मेरे भाई ने कहा वो बिल्कुल सही है। मेरे पिता की 2 एकड़ की जमीन है, वो सही है। उसमें से एक हिस्सा मेरे भाई का है, ये भी सही है। पर उसने आपको पूरी बात नहीं बताई है। उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से वही बात बताई जो बतानी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो बताओ असली बात क्या है। दरअसल सेठ जी, हमारे पास पहले 4 एकड़ की जमीन हुआ करती थी। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे याद है मैं बाबूजी के साथ ही काम करता आया हूँ। मेरे छोटे भाई के जन्म के बाद ही मेरी माँ का देहांत हुआ। माँ का दूध न मिलने की वजह से मेरा भाई बहुत कमजोर रहा करता था। माँ की कमी हम दोनों मिलकर भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो जिस भी चीज की जिद किया करता था हम उसे दे दिया करते थे। हमें लगा वो हमारे साथ किसानी का काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उसे स्कूल भेजा और हम दोनों खेती संभाला करते थे। इसकी स्कूल खत्म हुई और ये जब कॉलेज जाने लगा था तब बाढ़ के कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा। फिर भी भाई की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, यही सोचकर हमने 1 एकड़ की जमीन भी बेच दी। फिर एक दिन पिताजी की सेहत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा और उनके इलाज के लिए मजबूरन मुझे 1 और एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। अब हमारे पास केवल 2 एकड़ जमीन बची है। अगर वो जमीन मैं इसे दे दूंगा तो मेरा जीवन आधार मुझसे छीन जाएगा ना। सीताराम ने उन्हें 2 दिन के बाद फिर से आने के लिए कहा। वे दोनों वहाँ से चले गए। सीताराम भी अपने घर लौट गया। तो आपने क्या सोचा है, उन दोनों में से जमीन किसके नाम होनी चाहिए? बेबी ने भी पूछा। हाँ बाबूजी, बताओ ना, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपने क्या फैसला किया। मैंने उन दोनों में से किसी एक का भी पक्ष लिया तो ये दूसरे के लिए अन्याय होगा। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो? अगर न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े भाई की मेहनत ज्यादा है ना, तो जमीन उन्हीं को मिलनी चाहिए ना। तुम दोनों एक ही दृष्टि से इस बात को देख रहे हो। अगर छोटे भाई को कुछ न दिया जाए तो उसकी पढ़ाई आधे में ही रुक जाएगी, और अगर सारी जमीन छोटे को दी जाए तो बड़े का जीवन आधार ही छूट जाएगा। फिर आप ऐसा क्या करना चाहते हो जिससे दोनों को न्याय मिले? उन दोनों के साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी एक की सहायता करना चाहता हूँ। तुम क्या कहती हो राजेश्वरी? क्या मैंने कभी आपको किसी काम से मना किया है? आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए। बेबी, तुम क्या कहती हो? बाबूजी, आप ही ने तो कहा ना कि आप अगर सहायता नहीं करोगे तो उन दोनों में से किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। आप सहायता कीजिए। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे से समझते हो, मुझे इस बात की खुशी है। 2 दिनों बाद दोनों भाई सीताराम के कहे मुताबिक उससे मिलने आए। मैंने बहुत सोचकर एक फैसला लिया है। अगर तुम दोनों मेरा मान रखकर मेरी बात सुनना चाहोगे तो मैं बताऊंगा, पर ना मानकर अगर दोनों यूं ही झगड़ना चाहते हो तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सीताराम जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे।
बचपन से ही बड़े भाई ने खेती में बहुत मेहनत की है। उसे खेती के अलावा और कुछ करने नहीं आता। और हाँ, छोटे भाई की पढ़ाई के लिए तुम्हें खेती बेचनी पड़ी, ये बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। और रही बात छोटे भाई की, उसे लोक ज्ञान है, कोई भी नौकरी पा सकता है। अगर न्याय की सोची जाए तो पूरी जमीन बड़े भाई के नाम ही होनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है साहब, आपकी बात का मान रख मैं वही करूँगा जो आपने कहा। मैं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। तुम्हें और कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी पैसों से मदद कर दूंगा। तुम विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैंने आप जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं देखा। मैं आपका ऋण जरूर चुकाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा ताकि आगे चलकर तुम मेरे पैसे लौटा दो। तुम बड़े अफसर बनो और हो सके तो अपनी ही तरह कुछ और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर देना। आपका ये किया उपकार मैं आजीवन नहीं भूलूंगा। फिर सीताराम से अनुमति लेकर दोनों भाई वहाँ से निकल पड़े। गांव के बाकी लोगों को जब सीताराम की अच्छाई का पता चला, वे जबरदस्ती के बहाने बनाकर, झूठी कहानियाँ बनाकर सीताराम के पास पैसे ऐंठने की कोशिश करने लगे। राजेश्वरी और बेबी भी कभी अपने पिता के आड़े नहीं आते थे, इसलिए बहुत कम समय में ही उनका सारा धन कपूर की तरह हवा में उड़ गया। देखते देखते उनका फायदा कम और नुकसान ही ज्यादा होने लगा। और सीताराम की दान धर्म करने की आदत की वजह से उनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई। तुम दोनों को भी तकलीफें सहनी पड़ रही है। अपना सारा धन खत्म हो चुका है। हमें इस गांव को छोड़कर कहीं और जाना होगा। नहीं पिताजी, अगर हम ऐसा करेंगे तो गांव वाले सोचेंगे कि हम किसी काम के नहीं। हमें यही रहकर फिर से धन कमाना होगा। ये छोटी जरूर है, पर इसने बात पते की है। मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज कहती हूँ हम यही रहेंगे। पर हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? मेरे पास जितनी जायदाद जमीन थी मैंने सब कुछ दान में लुटा दिया। हम क्या करेंगे? क्यों ना हम यहाँ पर अपना एक होटल शुरू करें पिताजी। हम किसी को काम पर नहीं रखेंगे, बल्कि हम खुद ही मेहनत करेंगे। इससे अपना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ उठानी पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसे तकलीफ उठाना नहीं कहते, बल्कि बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना कहते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। फिर सीताराम ने अपना घर बेचा। उन्हीं पैसों से उसने एक होटल खड़ा किया। सीताराम, राजेश्वरी और बेबी तीनों मिलकर होटल चलाया करते। होटल में आए ग्राहकों को बेबी खाना सर्व करती तो राजेश्वरी खाना बनाया करती थी। होटल के बाकी सारे काम, सब्जियां, किराना लाना, ये सारे काम सीताराम देखा करता। सीताराम के परिवार के ऐसे हालात के बाद भी कई ऐसे लोग थे जो उनके होटल में पेट भर खाना खाकर ये बताते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पर अब सीताराम सुधर चुका था। वो नहीं मानता था, किसी भी तरह उनसे पैसे वसूल किया करता। एक दिन उनके होटल पर एक आदमी आया। आपको क्या चाहिए? खाने के लिए क्या है बेटा? इडली, डोसा, पूरी, साग सब है। इडली तो गरम गरम है और पूरी डोसा तभी गर्मा गर्म बना कर देंगे। तो एक प्लेट पूरी ला देना बेटा। जी ठीक है। फिर बेबी जाकर उनके लिए एक प्लेट पूरी लेकर आई। बेटा बिल कितना हुआ? जी 20 रुपए। ये लो बेटा, 5 रुपए रख लेना। आपको खाना पसंद आया? इतना ही काफी है। तुम पढ़ाई करने की उम्र में यहाँ काम क्यों कर रही हो? ये होटल मेरा ही है। मैं बस अपने माँ बाबूजी की जितनी सहायता कर सकती थी कर रही हूँ। बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। जी हाँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। बेबी को देख सीताराम और राजेश्वरी बहुत खुश हो रहे थे। राजेश्वरी के हाथ का बना खाना बहुत स्वादिष्ट होने के कारण गांव वाले वहाँ पर खाना बहुत पसंद करते थे। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के गांव वाले भी उन्हीं के होटल आकर खाना खाया करते, जिस कारण बहुत कम समय में जिस घर को उन्होंने बेचा था उन्होंने फिर से उसे खरीद लिया। उस दिन से सीताराम अपने होटल का व्यापार अच्छे से चलाते हुए सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद किया करता जिन्हें सच में उसकी जरूरत थी। कुछ ही दिनों में बेबी फिर से स्कूल जाने लगी। इस तरह बेबी का परिवार खुशहाली में जीने लगा।